अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ C++ में जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं उनमें से एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्ट्रक्ट है, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मेरी ये अजम्पशन है कि आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं उसका रिव्यू आपको दे देता हूँ। उसके लिए मैं ID यूज़ कर रहा हूँ उसको ओपन कर लेता हूँ, और जो मैं ID यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2010 एक्सप्रेस एडिशन। इसको मैंने बहुत पहले इंस्टॉल किया था और ये बेसिकली फ्री एडिशन है। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और बीइंग अ स्टूडेंट आप इसकी की वहाँ से फ्री गेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो IOStream की हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करवाता हूँ। IOStream, और उसके बाद जो नेम स्पेस है यूजिंग नेम स्पेस std, ये नेम स्पेस है। और नेम स्पेस के बाद मैं नीचे मेन की बॉडी स्टार्ट करता हूँ, इंट मेन रिटर्न 0, क्योंकि जो मेन है उसकी रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर रखी है तो मैं रिटर्न 0 करवा रहा हूँ, कंपल्सरी है ये। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल की बात करूँ, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट a इक्वल्स टू 5, तो इस वेरिएबल में अगर मैं इस वेरिएबल की बात करता हूँ a की, तो a में सिर्फ और सिर्फ 5 रहेगा। अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू असाइन इसको करता हूँ a इक्वल्स टू 8, जो पुरानी वैल्यू थी यानी कि जो पहले इसमें 5 पड़ा हुआ था वो ओवरराइट हो गया और उसकी जगह पे 8 आ गया, रिप्लेस हो गया उसके साथ। तो जब डाटा स्ट्रक्चर की बात आती है, डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा डाटा एलिमेंट्स को ग्रुप कर देते हैं किसी एक नाम से। इसका क्या मतलब हुआ, आप एरेज यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ARR 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ 25, 30, 100, 1000, 1001, और ये 4 वैल्यूज़ हो गई और ये 5th वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें इस ग्रुप का नाम क्या है। असल में ये देखें सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और इसको मैंने नाम क्या दिया है ARR का। ये नाम कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये एरे है, एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या हो गई, बहुत सारे डाटा एलिमेंट्स जिनको आप कंबाइन करके आप उनको ग्रुप कर देते हैं और उस ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, वो जो ग्रुप है वो डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो आज जो मैं डाटा स्ट्रक्चर आप से डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम स्ट्रक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते और उसमें आपके पास जो डाटा आ रहा होता वो डिफरेंट स्टूडेंट से रिलेटेड आ रहा होता। स्टूडेंट से रिलेटेड जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती वो क्या आ रही होती, फॉर एग्जांपल ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट से रिलेटेड आ रही होती। तो अब क्या काम करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID नंबर 1, फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम अहमद, ईमेल एड्रेस ali@example.com, और उसके बाद मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 वटएवर। अब लाइन नंबर 10 पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किसी एक पर्सन से रिलेटेड आ रही है, यानी कि एक पर्सन का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये जो ID 1 है ये मैंने किसी को साइन कर दिया है और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे IDs हैं वो सारे के सारे यूनिक होंगे तमाम स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट नंबर 1 जो है उसको मैंने ID नंबर 1 असाइन कर दी। ID नंबर 2 एक डिफरेंट स्टूडेंट की है, इस स्टूडेंट का नाम जॉन है और इसका जो सर नेम है वो स्मिथ है, और इसका जो ईमेल एड्रेस है वो जॉन है @example.com, और इसका जो मोबाइल नंबर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं कोई डाटा स्ट्रक्चर ऐसा इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि जो मुझे फैसिलिटेट करे कि मैं इस तरह से एक पर्सन से रिलेटेड तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर कर सकूँ।
जब आप बेसिक लेवल पे हैं, जब आपने अरेज को देख लिया और अरेज के बाद अभी आप आगे नहीं गए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे मैं यहाँ पे ऐसा डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो आईडी है उसकी टाइप इंटीजर है, और जो अली है ये एक स्ट्रिंग है, जो लास्ट नेम है ये भी एक स्ट्रिंग है, उसके बाद ईमेल है ये भी एक स्ट्रिंग है, और जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको एक्चुअली नंबर नज़र आ रहा है लेकिन असल में ये भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे दो तरह का डाटा आ रहा है, एक डाटा इंटीजर टाइप आ रहा है और जो बाकी का डाटा है वो स्ट्रिंग टाइप आ रहा है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो तो एक नंबर है, तो वो स्ट्रिंग क्यों है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं उसमें जो नंबर्स ऐसे आते हैं जिन पे कोई आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म ना करनी हो, उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब यहाँ पे जो अभी सिचुएशन मेरे सामने आ रही है, मेरे जहन में फ़ौरन से पहले कॉन्सेप्ट आ गया कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में रहते हुए मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्ट डाटा टाइप है, सॉरी जो डाटा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट के नाम से C++ में, मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे उसमें आसानी मिल सकती है। अब एरेज को तो आपने देख लिया, अब ये एक इंटीजर टाइप अरे है और इस अरे के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ है, इनमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं आ सकती। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग के नाम से भी एरे बनाता हूँ और उसका नाम मैं पर्सन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ इक्वल्स टू अब देखें ये जो मैंने नीचे आके एरे बनाई है जो कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, इसमें जो डाटा आएगा वो सारी की सारी तमाम स्ट्रिंग्स होंगी। मैं ऊपर एक और कॉलम इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि एग्जांपल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए। मार्क्स 9.5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5.0। मतलब एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो थे वो 9.5 आए और एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स आए 5.0 यानी कि 5 मार्क्स, और जो टोटल मार्क्स थे वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टोटल मार्क्स 10 थे यानी कि 10.0। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, अगर मैंने ये नीचे स्ट्रिंग बना ली पर्सन के नाम से और ये स्ट्रिंग ऑफ एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है ये बेसिकली, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये तमाम डिफरेंट टाइप का डाटा नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। तो मैं ये डाटा फिर भी कहीं ना कहीं पे स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? अब अगर मैं लाइन नंबर 15 पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इंटीजर एरे को चेक करता हूँ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ आ सकती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। और अगर मैं यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख देता हूँ, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो कि डेसिमल प्लेस के बाद आगे कंटिन्यू करता है, यानी कि 9.5 है, अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ किसी भी एक इंडेक्स पे, तो जो इसका पॉइंट और 5 वाला पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा और सिर्फ जो 9 है वो इस एरिया के अंदर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा लॉस भी ना हो और मेरी ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, इन तमाम को मैं कहीं ना कहीं पे स्टोर कर लूँ। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ? वो काम मैं स्ट्रक्ट के थ्रू कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रूव किया, वो काम इंटीजर एरे के थ्रू भी नहीं हो सकता, ना स्ट्रिंग के थ्रू हो सकता है, स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग्स के थ्रू भी नहीं हो सकता, तो उसको मैं स्ट्रक्ट के थ्रू कर सकता हूँ। मैं ये तमाम चीज़ें नीचे से रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद मैं ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है उसको डिक्लेयर करता हूँ, और स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं आप इजीली ये फॉलो कर चुके हैं, आप इनको अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आपको लॉजिक का पता चल गया, आपको रीज़न का पता चल गया कि आप बेसिकली स्ट्रक्ट को यूज़ क्यों करने जा रहे हैं। राइट, मैं अब यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता हूँ। उसका सिंटेक्स ये है, स्ट्रक्ट, पहले सबसे स्ट्रक्ट के नाम से कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड यूज़ करने के बाद स्ट्रक्ट नेम, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम आता है असल में इस पार्ट में, और उसके बाद फिर आगे ब्रैकेट्स आती हैं और नीचे टर्मिनेटर आता है। अब ये जो स्ट्रक्ट नेम है ये कुछ भी हो सकता है, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स
और हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं या आप C++ में क्लास बना रहे हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास बना रहे हैं, तो हमेशा जो इसका फर्स्ट लेटर होता है वो अपर केस में होता है, इस तरह से। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया और उसका मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अब जो स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसमें मेरे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स आ सकती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, मार्क्स हैं, टोटल है, ये सब कुछ आ जाएगा। मुझे पता है कि मैं इसमें स्ट्रिंग्स, ये जो स्ट्रिंग्स है मैं वो भी यूज़ करने जा रहा हूँ, तो स्ट्रिंग्स के लिए ऊपर मैं उसकी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा इंट आईडी, आईडी के बाद स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, स्ट्रिंग ईमेल, उसके बाद स्ट्रिंग मोबाइल, स्ट्रिंग मोबाइल और मोबाइल के बाद मार्क्स, और उसके बाद टोटल। टोटल जो है उसकी टाइप भी फ्लोट है। तो ये देखिए मैंने सक्सेसफुली एक स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने उस स्ट्रक्चर को एक नाम दे दिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। इसको मैं स्टूडेंट डेटाबेस भी कह सकता हूँ, स्टूडेंट डीबी। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा आ गया, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसमें आ सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग्स भी आ सकती हैं और इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू भी आ सकती है, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ मैंने नीचे लिखी हुई यहाँ पे वो तमाम की तमाम इसमें आ सकती हैं। मैं यहाँ से नीचे से ये जो मैंने कमेंट किया हुआ इसको रिमूव करता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ ताकि लिखा रहे और आप इसको बाद में देख सकें। ओके, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मैंने अगर इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं कैसे करवाऊँगा, उसका मेथड क्या है। मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी टाइप स्टूडेंट डीबी होगी। मतलब आप जब एरे या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर उसकी टाइप आती है ना, टाइप वेरिएबल नेम, आप इस तरह से डिक्लेयर कर रहे होते हैं। उसकी टाइप क्या है, अगर आप कहते हैं कि इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ पे आप इंट लिखते हैं और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आता है, लेट्स सपोज ए, आप यही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा उसकी टाइप क्या बनेगी, उसकी टाइप जो स्ट्रक्चर का नाम है वो बनेगी। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रक्चर का नाम और उसके बाद डाटा टाइप, सॉरी डाटा टाइप नहीं, इसकी टाइप का जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ उसका नाम आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ student1। ये ऊपर वाला पार्ट मैं डिलीट नहीं कर रहा, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। राइट, तो अब मैंने ये तमाम जो मेरे मेंबर वेरिएबल्स आ रहे हैं इनको मेंबर वेरिएबल कहते हैं असल में। इनको मेंबर्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और ग्रुप का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी। उसके अंदर जितना भी डाटा आ रहा है, यानी कि जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम इस ग्रुप के, इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। इन्हें मेंबर वेरिएबल कह सकते हैं आप। ओके, तो मैं अब इनमें वैल्यूज़, इनको मैं वैल्यूज़ असाइन करवाता हूँ। वैल्यूज़ में कैसे असाइन करवा सकता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगा student1 डॉट, अब student1 मैंने जैसे ही लिख लिया, अब उस, एक तो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर भी एक स्पेसिफिक वेरिएबल है जो कि आईडी है। अब उस आईडी को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, आईडी इक्वल्स टू 1। अब उसके बाद फर्स्ट नेम आ जाता है, मैं लिखूँगा student1 फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अली, उसके बाद लास्ट नेम student1 डॉट लास्ट नेम इक्वल्स टू अहमद, और उसके बाद ईमेल एड्रेस आ जाएगा।
उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा, student1 डॉट मोबाइल नंबर कुछ भी आ सकता है, जो मैंने लिखा था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद मार्क्स हैं, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स हैं, student1 डॉट मार्क्स इक्वल्स टू कितने मार्क्स थे 9.5। अली जो है वो एक लाइक स्टूडेंट है, इसलिए उसके मार्क्स भी अच्छे आ गए। और उसके बाद student1 डॉट टोटल इक्वल्स टू 10.0। तो ये देखें सक्सेसफुली ये जो रिकॉर्ड था एक स्टूडेंट से रिलेटेड वो मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवा लेने के बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस रिकॉर्ड को मैं एक्सेस कैसे करूँगा। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने ये वेरिएबल्स को एक्सेस किया यानी कि डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद, यही काम जब मैं एक्सेस करूँगा इन वेरिएबल्स को यानी कि आउटपुट के लिए, तो उस टाइम पे भी मैं ये काम करूँगा। अभी तो देखिए मैं वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ, ये बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, मैं वैल्यू सिंपली इन वेरिएबल्स को असाइन कर रहा हूँ। और जो वेरिएबल्स का मैंने यहाँ पे सीक्वेंस यूज़ किया, पहले आईडी, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, इसका सीक्वेंस आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो आपको लग रहा होगा कि जैसे जिस ऑर्डर में ऊपर आईडी आ रहा है, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, मार्क्स, टोटल, सेम ऑर्डर नीचे भी बन रहे हैं, तो ऑर्डर आप इसका चेंज भी कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इशू नहीं है। ओके, अब मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद अब जो दूसरा स्टूडेंट है मैं उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर DB student2। इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। मैंने student1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैंने student2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैं ये तमाम लाइनें एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वीडियो है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसको मैं छोटा रखना चाह रहा हूँ। 2 सेकेंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड जा रहा है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 2 लिख दिया। फर्स्ट नेम जॉन, जो लास्ट नेम है स्मिथ, जो ईमेल एड्रेस है john@example.com, और जिसका मोबाइल नंबर था वो 11111 था। और इसके जो मार्क्स आए थे वो 5.0 आए थे आउट ऑफ 10। राइट, अभी देखिए 2 लोग हैं जिनका मैंने डाटा इजीली स्टोर करवा दिया एक स्ट्रक्चर के अंदर। अब इनको मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ। मैं इनको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, student1 डिटेल्स, मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे student1 की डिटेल्स को डिस्प्ले करवाने लगा हूँ। तो डिस्प्ले में कैसे करवाऊँगा, ये तमाम लाइनें मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इनको अपने पास पेस्ट कर देता हूँ, सी आउट, इसको मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट 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 पेस्ट, 2 दफ़ा और पेस्ट, इस पार्ट में अगर मैं आता हूँ तो मुझे एंडल लगाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट 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 और पेस्ट। परफेक्ट। चलिए, जो मेरा प्रोग्राम है अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए मैंने प्रोग्राम को जैसे ही रन किया, सक्सेसफुली जो मैंने वैल्यूज़ इसको असाइन की थी वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे देखें, हाँ यहाँ पे गलती से मैंने क्या काम किया है, जो सेम मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था
यानी कि स्टूडेंट 1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, मैं उसी स्टूडेंट 1 के ऑब्जेक्ट को नीचे इस्तेमाल कर गया और उसी ऑब्जेक्ट में मैं न्यू वैल्यूज़ स्टोर करवा गया हूँ, यानी कि जॉन स्मिथ, और वो जॉन स्मिथ वगैरह ये तमाम वैल्यूज़ इसलिए डिस्प्ले हो रही हैं, वो ये रीज़न है। ये देखिए सबसे पहले ऊपर आईडी आ रहा है, फिर जॉन, फिर स्मिथ, फिर जॉन का ईमेल एड्रेस है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर जो मार्क्स आए थे और जो फिर टोटल मार्क्स थे वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे ये जो 1 लिखा हुआ आ रहा है इसको 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड है। तो अब प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो सक्सेसफुली यहाँ पे अली का रिकॉर्ड आ गया। उसका आईडी 1 है, फर्स्ट नेम अली है, लास्ट नेम अहमद है, और उसकी बाकी की डिटेल सारी की सारी आ गई। और इसी तरह नीचे मैं अगर चाहूँ तो स्टूडेंट 2 जो है मैं उसकी डिटेल भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट 2 लिखना पड़ेगा और उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये देखें ऊपर अली का रिकॉर्ड आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट नंबर 1, उसके आगे अली, फिर अहमद, फिर उसका ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, वो तमाम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे जॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है सारी की सारी। तो मैंने सक्सेसफुली जिस भी स्टूडेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने सक्सेसफुली एक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर भी करवा लिया और उसको मैंने एक्सेस भी कर लिया, उसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया। और यहाँ पे एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको भी एडअप कर देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, और वो स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लर्न कर रहे हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन वो ठीक है, अगर उनकी समझ में आती है तो ठीक है, अगर उनकी समझ में नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो यूज़र्स थोड़े से जो एडवांस लेवल के हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस टाइम पे पढ़ रहे हैं और वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं हैं, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे उनके लिए और डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बात की स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस तरह से डाटा मेंबर्स आ गए। तो आप C++ में क्लासेस भी बनाते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाते हैं तो क्लासेस के अंदर क्या आता है, क्लास का आगे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जब भी बात आती है, आप अगर रियल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बाद मेरी कुछ फंक्शनैलिटी है, मतलब मैं मूव करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, उसके बाद मैं अपने बाजू हिला सकता हूँ, मैं अपने हाथों से काम कर सकता हूँ, वो तमाम की तमाम मेरी फंक्शनैलिटीज़ है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं फंक्शंस भी लिख सकता हूँ, वो मेंबर फंक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट या void लिख देता हूँ, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, void फर्स्ट मेंबर फंक्शन। तो ये वैलिड है। मैं PHP के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, तो यहाँ पे भी मैं एको लिख रहा था, PHP वाला सिंटेक्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ cout फर्स्ट मेंबर फंक्शन। अब जैसा कि मैंने ऊपर बाकी के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने एक्सेस किया, आप इस मेंबर फंक्शन को भी सेम वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो ये वाला पार्ट है इसको मैं अगर कमेंट कर देता हूँ, इस पार्ट को मैंने कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आके लिखता हूँ student1 डॉट, ये देखें फंक्शन का नाम आ गया और ये मैंने फंक्शन को एक्सेस कर लिया। फंक्शन को एक्सेस करते साथ ही अगर मैं प्रोग्राम अपना रन करता हूँ तो ये देखें जो फंक्शन के अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा रहा था, मैसेज डिस्प्ले करवा रहा था, वो यहाँ पे आउटपुट पे आ गया, फर्स्ट मेंबर फंक्शन। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि फिर एक क्लास और एक स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। जो क्लास है उसमें भी ऊपर आपका डाटा आ रहा होता है, उसके बाद नीचे आपके मेथड्स आ रहे होते हैं, यानी कि जो मेंबर फंक्शंस हैं वो आ रहे होते हैं,
और स्ट्रक्चर में भी वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मेन बेसिक डिफरेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डाटा वेरिएबल्स हैं उनको मैं बाहर इजीली ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने भी एक्सेस किया था और उनको मैंने वैल्यूज़ असाइन की थी। तो इससे ये चीज़ साबित हो गई, जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बेशक वो डाटा आ रहा है, मतलब डाटा वेरिएबल्स आ रहे हैं या उसके अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हैं, यानी कि पब्लिकली एक्सेसिबल है। अगर आप क्लास की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं ये तमाम की तमाम चीज़ें एज इट इज़ लिखता हूँ तो ये तमाम की तमाम चीज़ें प्राइवेट होंगी। इनको मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस नहीं कर सकूँगा, तो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जो प्राइवेट डाटा होता है वो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता। अनटिल अनलेस कि आप कोई गेटर फंक्शन बनाएं और वो जो आपका प्राइवेट डाटा है आप उस फंक्शन की मदद से रिटर्न करवा रहे हो, तो फिर आप उस फंक्शन को कॉल करें, कॉल करने के बाद उसकी जो भी रिटर्न वैल्यू है आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें। और जैसा कि एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर का, उसे डीस्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो भी आप कंस्ट्रक्टर्स में ये जो स्ट्रक्चर है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, आप जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, वो क्लास के अंदर आता है बेसिकली, लेकिन आप ऑब्जेक्ट में भी बना सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट में भी काम करता है। वो कैसे काम करते हैं मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल करता हूँ। student_db, ये देखें, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कैसे है, मुझे कैसे पता चले कंस्ट्रक्टर है? उसका नाम देखें आप, उसका सेम नाम है जो स्ट्रक्चर का अपना नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ, एको मैसेज फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। और ये कॉल कब होगा? मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। ये देखें, मैसेज फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि देखें, मैंने जैसे फंक्शन का नाम लिया था नीचे कॉल करने के टाइम पे, फर्स्ट मेंबर फंक्शन, यहाँ पे किसी भी जगह पे मैंने student_db के नाम से जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम नहीं लिया, तो ये फिर कैसे कॉल हो गया? ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो ऑटोमेटिकली कैसे कॉल हो गया? जैसे ही मैंने नीचे आके ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूँ तो पीछे बैकएंड में खुद से कंस्ट्रक्टर एक जनरेट हो जाता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि वो कॉल हो जाता है। अब एक डीस्ट्रक्टर होता है, उसे डीकंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, उसे आप डीस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। मैं अब वो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले ये टाइल्ड का साइन आएगा, कुछ लोग इसे टिल्डे भी कहते हैं, आपका जो दिल करता है कहते हैं। उसके बाद सेम नेम आएगा, student_db। अब यहाँ पे आप फिर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये जो डिस्ट्रक्टर है ये क्या चीज़ है? डिस्ट्रक्टर जैसे एक स्पेशल टाइप है इस फंक्शन की जो कि कंस्ट्रक्टर है, ये भी एक ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। और ये कब एग्जीक्यूट होता है? ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, जिस टाइम पे जब आपका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है, यानी कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के टाइम पे आपका ये वाला फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। और आपका जो वेरिएबल है, जब उसकी जो आपका ऑब्जेक्ट है जब उसकी लाइफ ख़त्म हो रही होती है तो लाइफ ख़त्म होने के टाइम पे ये वाला फंक्शन जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। तो ये दोनों का सीक्वेंस है असल में। मैसेज फ्रॉम डीकंस्ट्रक्टर, इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये देखें, अब यहाँ पे आप सीक्वेंस नोट करें। सबसे पहले मैसेज फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फर्स्ट मेंबर फंक्शन जो है मैंने उसको कॉल किया, और लास्ट में मैसेज फ्रॉम डिस्ट्रक्टर, यानी कि जो डिस्ट्रक्टर है वो भी कॉल हो गया। तो ये इसका सीक्वेंस ऐसे ही रहता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सबसे पहले ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और सबसे लास्ट में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है।
तो नॉर्मली जब आप काम कर रहे होते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवा रहे होते हैं, या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनमें डाटा आप रीसेट करवाना चाह रहे होते हैं, तो वो सारे का सारा काम आप डिस्ट्रक्टर में कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही होती है। तो वो टाइम होता है जिस टाइम पे आप मेमोरी को डीएलोकेट करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की थी, मैंने वो भी बीच में डिस्कस कर दी, प्लस कुछ चीज़ें बेसिक लेवल की थी, मैंने वो भी बीच में डिस्कस कर दी, और आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया C++ में जो स्ट्रक्चर एक डाटा टाइप है उसका। तो उम्मीद है कि आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करेंगे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इसकी पूरी की पूरी सीरीज़ बना के अपलोड कर दूँ, तो आप लोग देखते रहेंगे और आपकी हेल्प होती रहेगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके ब्रदर्स, अल्लाह हाफ़िज़।